हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे आपको पता है कि देश में एक कोरोना नामक महामारी का बहुत प्रकोप फैला हुआ है और उसको बचने का एक ही उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके लिए लॉकडाउन लगाया गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो दोस्तों, घर पर रहिए और सेफ़ रहिए और अपनी पढ़ाई को घर पर ही अच्छे से करिए, क्योंकि कोई भी कंडीशन स्थिर नहीं होती है। अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है तो कुछ टाइम बाद ये भी चला जाएगा। कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं कि हमेशा रहती है। इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो उसके बाद में सभी एग्ज़ाम अपने टाइम से होंगे, रिज़ल्ट आएंगे, ज्वाइनिंग होगी, वैकेंसी भी आएंगी। लेखपाल की 5,500 के समथिंग वैकेंसी का विज्ञापन शीघ्र ही आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और भी कई विज्ञापन है, यूपीएसआई का है। तो दोस्तों, अभी ज़रूरत है हमें अच्छे से तैयारी करने की, अपने आप को परिपक्व बनाने की, कि जब भी एग्ज़ाम हो तो हम उसमें अपना बेस्ट दें और वहीं हमारा लास्ट एग्ज़ाम हो, हम उसमें फाइनल एक पोस्ट ले लें कैसे भी करके। तो दोस्तों, अभी हमको जो है अच्छे से तैयारी करनी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स एवं जीएस की रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में 2020 का एक करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2020 से अभी तक का सारा करंट अफेयर्स आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा और उसमें उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी। जीएस की सीरीज़ में भी कुछ ऐसा ही है। जीएस की सीरीज़ में भी केवल उन्हीं टॉपिक्स को कराया जाएगा जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और फ्रीक्वेंसी बनी हुई होती है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमको केवल वही चीज़ें पर फोकस करना है कि जो एग्ज़ाम में संभावना हो कि एग्ज़ाम में आए। और ऐसा हमने देखा भी है, चाहे आप लोअर पीसीएस का पेपर देख लो जो अभी पीछे हुआ था, और चाहे आप पीसीएस का पेपर देख लो, यूपी पीसीएस का, बीपीएससी का देखो, आरओ एआरओ का देखो, सभी में मैक्सिमम हमने क्वेश्चन कवर किए हैं अपने नोट से। जिनमें लोअर पीसीएस में तो इतने क्वेश्चन मिले, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था और चारों शिफ्ट में मिला के लगभग 75 प्लस क्वेश्चन नोट से थे, सेम टू सेम। मात्र एक पेज हम जीएस का और करंट का आपको डेली देते हैं, उसी पेज से इतने क्वेश्चन आए कि बहुत क्वेश्चन कवर किए हमने एग्ज़ाम में। यूपी पीसीएस में ही 35 प्लस क्वेश्चन मिले थे और आरओ में तो 30 प्लस क्वेश्चन थे। मतलब इतने क्वेश्चन मिले कि मुझे लगता है कि अगर आप करंट अफेयर्स के ये नोट्स पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा आपको कोई मैगज़ीन पढ़ने की आवश्यकता शायद ही हो। इसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, क्योंकि हम तो फैक्ट कराते हैं वन लाइनर और उसका जीएस से, स्टैटिक जीएस से जोड़ देते हैं, लेकिन उसको डीपली समझना है, उसको मतलब उस पर समझ विकसित करनी है, तो उस पर जो है आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से डेली अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स और जीएस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। उसी के माध्यम में यह नेक्स्ट क्लास मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और पहली जितनी भी जीएस की क्लास चैनल पे पोस्ट की हुई हैं आप उनको भी देख लीजिएगा दोबारा। मैं शुरू करता हूं। जीएस क्लास 2 है ये, साइंस की। पहला पॉइंट है इसमें, भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह। मीन्स भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो उसका नाम है दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामक उपग्रह को भारत ने अंतरिक्ष में भेजा था और वो तिथि थी 19 अप्रैल 1975। बेसिकली यहाँ पे सन पूछता है। एसएससी स्टेनो 2014 के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो वहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत द्वारा प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट है, इसे कौन से सन में प्रक्षेपित किया गया था। तो उसमें ऑप्शन थे 1972, 1975, 1976, 1980। तो दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है और जिसको भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का जो प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, भारत ने यह किस देश के सहयोग से भेजा था। तो भारत ने इस उपग्रह को सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया था। मीन्स भारत ने अपने प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को सन 1975 में अंतरिक्ष में भेजा
और इसे भेजने के लिए इन्होंने मदद ली थी सोवियत संघ की। ठीक, आर्यभट्ट का जिक्र आया है तो आर्यभट्ट एक व्यक्ति भी हुए थे जिन्होंने रचना लिखी थी सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। यहाँ पे आर्यभट्ट का जिक्र आया था तो क्लियर कर दिया गया है कि आर्यभट्ट एक व्यक्ति भी थे और उन्होंने ही रचना की थी सूर्य सिद्धांत की और आर्यभट्टियम की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पीतल। दोस्तों, पीतल एक धातु है जो तांबा और जिंक से मिलकर बनती है। तांबा और जिंक बोले तो Cu+Zn, Cu+Zn का मिश्रण ही पीतल है। पीतल का प्रयोग बर्तन और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। पीतल धातु का प्रयोग बर्तन बनते हैं बेसिकली, और जो सजावटी सामान होते हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से फैक्ट निकल कर आता है जो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में देखा भी होगा आपने और आगामी एग्ज़ाम में मिलेगा भी, कि पीतल नगरी भारत के किस शहर को कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पीतल नगरी भारत के किस शहर को कहा जाता है, तो उस शहर का नाम है मुरादाबाद। दोस्तों, आपको पता होगा मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और यह जाना जाता है पीतल नगरी के रूप में क्योंकि यहाँ पे पीतल का कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है और पीतल के बर्तन यहाँ पे बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर पीतल नगरी मुरादाबाद को बोला जाता है। और पीतल जो धातु बनती है वो तांबा प्लस जिंक से मिलकर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पानी की स्थायी कठोरता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पानी जो कठोर जल होता है बेसिकली, उसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट का घुला होना। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले हुए होते हैं, उसीलिए पानी की स्थायी कठोरता बनी हुई होती है। कठोर जल में साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। आप सभी जानते हैं मृदु जल में ही झाग उत्पन्न होते हैं और कठोर जल में साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। और इस कठोरता को दूर करने के लिए, जो जल की कठोरता है इसको दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है जिससे इसकी कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं तारों का खुद का प्रकाश होता है, उनकी खुद की ऊर्जा होती है, लेकिन वो ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है तारों में। तारा बोले तो उदाहरण एक सूर्य है। सूर्य एक तारा है, सूर्य का खुद का प्रकाश है जो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उस ग्रह को भी प्रकाशित करता है, मतलब प्रकाश देता है। लेकिन इस तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इस तारे में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के तहत उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के तहत तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे वह खुद का प्रकाश रखता है और दूसरे ग्रहों को भी प्रकाशित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। बेसिकली एग्जाम में पूछता है थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, यह माता पिता द्वारा मतलब किसके माध्यम से है रोग जो है पहुंचता है, तो यह रक्त के माध्यम से पहुंचता है। थैलेसीमिया माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। ध्यान में रखेंगे यह रक्त रोग है। और इसमें क्या होता है, इसमें रोगी के शरीर में जो रेड बीसी होती हैं, आरबीसी बेसिकली लाल रक्त कणिकाएं, उनका अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है, मतलब वो जो है नष्ट होने लगती हैं। जो रेड ब्लड वेन्स होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं जिससे एनीमिया जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है खून की कमी होना। खून की कमी बोले तो आरबीसी का जब क्षय होगा तो वहाँ पे खून में कमी होगी और जिसको ही बोला जाता है एनीमिया। एनीमिया एक रोग है और एनीमिया को दूर करने के लिए आपने सुना होगा कि आयरन का अधिक मात्रा में लेना पड़ता है और इसीलिए जो है थैलीसीमिया आनुवांशिक रोग है जो रक्त में होने वाला रोग है। और इसमें क्या होता है रक्त में मतलब आरबीसी क्षय होने लगती हैं जिससे एनीमिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
जान लेते हैं। जो आरबीसी होती हैं वो उनका विनाश कहाँ होता है, मतलब किस अंग में उनका विनाश होता है, तो पीलिया में उनका विनाश होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि थैलेसीमिया रोग होने पर व्यक्ति के शरीर में आरबीसी नष्ट होने लगती हैं, जो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती हैं, तो वो है पीलिया। आनुवांशिकता का जिक्र आया है तो जान लेते हैं आनुवांशिकता के जनक कौन हैं। आनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है HTTP। HTTP कंप्यूटर में जब आप या अपने मोबाइल में नेट चलाते हैं, कोई ब्राउज़र पे आप वेबसाइट खोलते हैं, तो उसके पहले वेबसाइट खोलने के पहले एक लिखा हुआ आता है HTTP, और उसी का फुल फॉर्म है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है IC चिप्स। IC चिप्स बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। इनका आविष्कार हुआ था 1958 में, जिन्होंने किया था वे हैं JS किलनी। JS किलनी ने 1958 में IC चिप्स का आविष्कार किया था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है IC चिप्स किससे बनी होती हैं, तो उसमें दे देगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस टाइप से मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन उसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं IC चिप्स, ध्यान रखेंगे। IC चिप्स बोले तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें पहले क्या होता था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था कंप्यूटर में, लेकिन वो मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा घेरता था, एरिया ज़्यादा घेरता था। उसी को दायरे को कम करने के लिए और चीज़ों को मतलब अत्यधिक अच्छा बनाने के लिए IC चिप्स का प्रयोग किया गया कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर, और यह एक अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। IC चिप्स बोलते हैं नहीं कि यार हमारे मोबाइल की IC फूक गई या हमारे कंप्यूटर की IC ख़राब हो गई, तो ये भाई IC है। IC बनी हुई होती है सिलिकॉन की, जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है LPG गैस में गंध का कारण। आप सभी अपने रसोई गैस में LPG गैस का प्रयोग करते हैं। सिलेंडर में LPG गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह गैस दोष रहित है, मतलब इसमें ना तो गंध आती है और इसके कोई गुण नहीं है। तो ऐसे में जब ये गैस लीक होगी बाई चांस कभी, तो इसमें गंध तो आएगी नहीं, लेकिन बाद में अचानक आग लग जाएगी और काफ़ी समस्याएं आ जाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस गैस में मिलाया जाता है एथाइल मरकैप्टन। एथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है कि जब भी गैस का रिसाव हो तो वहाँ पे एक गंध आए, जिससे हमें पता लगे कि यार LPG गैस का रिसाव हुआ है, कहीं ना कहीं से लीक है। तो LPG गैस में जो गंध आती है उसका कारण है इथाइल मरकैप्टन, याद रखेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि LPG गैस में गंध का कारण कौन है, तो वह है इथाइल मरकैप्टन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे रोग दिए हुए हैं और किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रम लगाने को पूछ लेता है और मिलान करा लेता है। तो जान लेते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आप सभी ने सुना होगा, यह आँखों से संपर्क रखता है, मतलब आँखों में मोतियाबिंद नामक बीमारी होती है, जिससे हमें वस्तुएं देखने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मोतियाबिंद जो रोग होता है वो आँखों को प्रभावित करता है, जिसमें हमें कोई भी वस्तु देखने में परेशानी होती है। नेक्स्ट है पीलिया। पीलिया में क्या होता है, पीलिया में आपका शरीर काफ़ी पीला होना शुरू हो जाता है, और यह हमारे यकृत मीन्स लीवर को प्रभावित करता है। लीवर एक मानव शरीर का मुख्य अंग है, उसको प्रभावित करता है पीलिया, और इससे जो है बॉडी जो है मतलब पूरी तरह पीली होनी शुरू हो जाती है, मतलब ब्लड बनना कम हो जाता है, और यह यकृत को जो है प्रभावित करता है काफ़ी ज़्यादा। और पीलिया में ही इसका वायरस है हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। तो कभी कभी पीलिया न बूझ के वो बूझ लेता है कि हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस B आपका लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइफाइड। टाइफाइड
जानते हैं बुखार होता है, इसमें जो है मानव की जो है आंत जो होती हैं यह उन पे जो है इफ़ेक्ट डालता है। यह काफ़ी तीव्र बुखार होता है और काफ़ी ख़तरनाक भी। टाइफाइड बुखार मानव की जो है आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया छोटे बच्चों को होता है बेसिकली, देखने को मिलता है छोटे बच्चों को काफ़ी बरसात में या सर्दी में निमोनिया हो जाती है। तो यह प्रभावित करता है मतलब फेफड़ों को प्रभावित करता है निमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है फलों का पकना। फलों को पकाना या पकना, यह किस माध्यम से मतलब पकते हैं फल, तो इसमें प्रयोग की जाती है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस के माध्यम से जो कच्चे फल होते हैं वो पक जाते हैं, जैसे आम हुआ या पपीता हुआ या केले हुए, तो इनमें एथिलीन गैस के माध्यम से इनको पकाया जाता है। और फलों का पकना, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो है एथिलीन। नेक्स्ट पॉइंट है दूध का खट्टा होना। आप सभी जानते हैं दूध को आप लंबे समय तक रख देंगे तो वह जीवाणुओं के कारण जो है खट्टा हो जाता है, और उसका एक मुख्य कारण है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का खट्टा होना पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा दूध का खट्टा होने का कारण क्या है, तो उसमें बहुत सारे अम्ल दे देगा आपको, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उसमें जो राइट आंसर होगा वो है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हड्डियों में उपस्थित होता है। हड्डियों में, मानव शरीर में हड्डी होती हैं, मांस होता है, कोशिका होती हैं। तो हड्डियों में जो उपस्थित होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट, जिससे हड्डी मजबूत होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दही बनाने में प्रयोग किया जाता है। दही बनाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। दूध से दही में बदलना, दूध को दूध का दही में बदलना, तो यह प्रक्रिया होती है लैक्टोबैसिलस के तहत। लैक्टोबैसिलस के द्वारा जो है दूध दही में बदल जाता है। तो दोस्तों ये थी जीएस की क्लास साइंस की। दोस्तों जितने पॉइंट थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे और सभी रिपीटेड पॉइंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार, और चांस हैं दोबारा पूछ लिए जाते हैं। रेलवे एनटीपीसी का पेपर आ रहा है, उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है, और आपका यूपी SSSC में लेखपाल की वैकेंसी आएगी, उसमें बहुत बड़ा रोल होगा साइंस का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाई जाए, हमें बताइए, और क्या सुधार किया जाए। दोस्तों अभी मैं वीडियो मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और माइक की सुविधा भी नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश है कि साउंड अच्छी जाए और क्वालिटी अच्छी जाए वीडियो की, और कंटेंट तो हम बेस्ट देते ही हैं, अच्छा कोशिश रहती है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।